नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार बिश्नोई आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज लगभग 3 महीने बाद मैं कोई वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं कक्षा 12 के बच्चों के लिए। ये जो वीडियो है अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न, और निश्चित ही आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप देखिएगा इस वीडियो को, और मुझे विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो आप इंटरमीडिएट बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है। ठीक है, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। ठीक है, आर्थिक समस्या, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि चुनाव की समस्या से क्या अभिप्राय है। ठीक है, चयन की समस्या से आप क्या समझते हैं। और ये पहले भी हमने आपको बता रखा है, चयन की समस्या से संबंधित बातें वीडियो में है, लेकिन चूंकि ये स्पेसिफिक वीडियो हम बना रहे हैं तो इसलिए आपको शुरू से ही इसको लेकर चलते। आपने रॉबिन्स की परिभाषा को पढ़ा है, आपने अर्थशास्त्र का परिचय में हमने आपको मार्शल की, रॉबिन्स की, पीमू की, एडमसन की, सैमुअलसन की, सेठ की परिभाषा बताई है। कैनन की परिभाषा हो गया, परिभाषा को आप एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए। प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषा है उसमें उन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत साध्यों तथा सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य के साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। कैसे होते हैं, सीमित। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारे साध्य होते हैं अर्थात आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती है। आवश्यकताएं मनुष्य के साध्य अर्थात आवश्यकताएं या लक्ष्य अनंत होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, हम अपने सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं या साध्यों की पूर्ति नहीं कर सकते।
मनुष्य के साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साध्य अनंत होते हैं। हम अपने सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। आज तो हमें अपनी आवश्यकताओं के मध्य चयन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आवश्यकताओं के मध्य चयन, अर्थात यानी चयन की समस्या उत्पन्न होती है। हमें आवश्यकताओं के मध्य क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। चयन अर्थात चुनाव करना पड़ता है। अब बच्चों को आता है चयन की समस्या क्या है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है चयन की समस्या क्या है, तो पता क्या है? घर में क्या पेपर में लिख देते हैं, बोले जो ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है वहां वोटिंग होती है, वहां चुनाव करते हैं, विधायक का चुनाव करते हैं, एमएलए का चुनाव करते हैं, यानी कई सांसदों का चुनाव करते हैं। तो भाई ऐसा चुनाव नहीं करते अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में चूंकि हमारे साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं, आज तो हमें अपनी आवश्यकताओं के मध्य चुनाव करना पड़ता है। किस प्रकार का चुनाव? कि हम कौन सी आवश्यकता को पहले संतुष्ट करें और कौन सी आवश्यकता को बाद में, तथा किस आवश्यकता को छोड़ दें। क्योंकि सारी अगर आवश्यकता हम संतुष्ट कर पाते तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन हमारे साधन सीमित हैं। साधनों की बात जहां तक है, साधनों में यानी कि आप उत्पादन के साधन जानते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ठीक है, रुपया, पैसा, भूमि, जमीन, है ना, ये सब साधन है। पशु धन है, वो भी साधन है। हमारे जो साधन है अर्थात आवश्यकता पूर्ति के लिए जो साधन हमारे पास है, रुपया, पैसा इत्यादि, वो सीमित है। और इसीलिए सीमित साधनों के साथ अनंत आवश्यकताएं जब होती हैं तो हमें अपनी आवश्यकताओं के मध्य चुनाव करना पड़ता है। और यही चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। आर्थिक समस्या क्या है, ये हमने आपको बताया। आर्थिक समस्या क्या है या किसे कहते हैं, ये प्रश्न है आपका और उत्तर आपके सामने है। मनुष्य के साधन सीमित होते हैं, साध्य अनंत होते हैं। सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर सकते। अस्तु हमें अपनी आवश्यकताओं के मध्य चयन करना पड़ता है। यही चुनाव की समस्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चयन की समस्या उत्पन्न क्यों होती है। चयन की या चुनाव की समस्या उत्पन्न क्यों होती है? अब इसका आंसर तो आप जानते हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं और साध्य सीमित होते हैं। इसीलिए तो चयन की समस्या उत्पन्न होती है। हमारे साधन जो है सीमित है, दुर्लभ है, और चूंकि साधन सीमित होते हैं और दुर्लभ प्रकृति के होते हैं तो इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, लघुत्तरीय क्वेश्चन हुआ ये कि चयन की समस्या उत्पन्न क्यों होती है। साधन हमारे जो है, हमारे जो साधन होते हैं सीमित होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं और दुर्लभ होते हैं। तो हमारे साधन ऐसे होने के कारण चयन की समस्या यानी दुर्लभता के कारण चयन की समस्या। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत किसे कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आप इसको बहुत अच्छा करके समझ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, अवसर लागत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम मान लीजिए दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, एक गेहूं है दूसरा गन्ना। तो गेहूं को हमने एक्स और गन्ने को हमने वाई बोला। और मान लीजिए हम आधी भूमि पर गन्ना बोते हैं और आधी भूमि पर गेहूं। ऐसे में हमारे पास 60 कुंटल गेहूं, 60 कुंटल और गन्ना जो है 150 कुंटल हो रहा है। ठीक है, अब यदि हम चाहते हैं कि हम कम से कम 10 कुंटल गेहूं की पैदावार बढ़ाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
गन्ने की भूमि को खाली करके गेहूं बोना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने इतनी भूमि गन्ने से ले ली और इस पर भी गेहूं बो दिया। अब गेहूं का उत्पादन हो गया 70 कुंटल, लेकिन जो अतिरिक्त भूमि हमने गन्ने से ली जिसमें गेहूं बोया, वहां पे अब गन्ना तो बोया नहीं, तो गन्ने की पैदावार घट गई। गन्ने की पैदावार रह गई है 130 कुंटल, यानी कितनी कमी आ गई? 20 कुंटल की कमी आ गई। ठीक है, अर्थात गेहूं की 10 कुंटल अधिक पैदावार लेने के लिए हमें गन्ने की 20 कुंटल पैदावार का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि गेहूं है X और गन्ना है Y, तो गेहूं की 10 कुंटल अधिक यानी X की 10 कुंटल अधिक पैदावार का उत्पादन करने के लिए हमें गन्ने का 20 कुंटल उत्पादन घटाना पड़ेगा, अर्थात त्यागना पड़ेगा। यानी कि गेहूं की एक अधिक इकाई जो कि 10 कुंटल है, मान लीजिए 10 कुंटल है, तो गेहूं की एक अधिक इकाई का उत्पादन को बढ़ाने के लिए Y की हमें कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो X के लिए Y की त्यागी जाने वाली मात्रा उसकी अवसर लागत कहलाएगी। यानी गेहूं के लिए गन्ने की त्यागी जाने वाली मात्रा गेहूं की अवसर लागत कहलाएगी। यानी 10 कुंटल गेहूं अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए हमें 20 कुंटल गन्ने का त्याग करना पड़ेगा। यही जो 20 कुंटल त्यागी जाने वाली मात्रा है, ये गन्ने यानी गेहूं की अवसर लागत कहलाती है। समझ आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आर्थिक अध्ययन यानी व्यष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। एक हो गया क्या है, छोटी छोटी फर्मों का अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि परक अर्थशास्त्र, या यह कहिए व्यष्टि परक आर्थिक विश्लेषण। समझ गए होंगे? कई अर्थों से कई नामों से बुलाते हैं। रेगनर फिलिप्स ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे एक पेड़ है, ठीक है, इस संपूर्ण पेड़ का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा, और इसकी प्रत्येक शाखा और उसके पत्तों का अध्ययन ये विशिष्ट अर्थशास्त्र कहलाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे समूहों का अध्ययन करता है, जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत कीमत, है ना, साधन का पुरस्कार, समझ गए, वस्तु यानी आंशिक संतुलन, और फर्म का अध्ययन। आप समझ गए होंगे, बहुत सारे बता दिए हमने, तो 2 ही पूछे। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के 2 उदाहरण, एक फर्म का अध्ययन, दूसरा आंशिक संतुलन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए उत्पादन समस्या का संदर्भ क्या है? तो आप समझ लीजिए, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? पहली समस्या, उत्पादन किन किन वस्तुओं का किया जाए। दूसरी समस्या, उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। तीसरी समस्या, उत्पादित माल का वितरण किस प्रकार हो। ठीक है, या उत्पादन किसके लिए किया जाए। यहाँ पे है उत्पादन किसके लिए, उत्पादन समस्या से क्या अभिप्राय है, यानी उत्पादन के वितरण का अभिप्राय है, यानी जो उत्पादित माल है उसका वितरण किस प्रकार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है। समष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बड़े समूह का अध्ययन करता है, जैसे कुल आय, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत, कुल विनियोग। ठीक है, यानी कि कुल ऋण, समझ। जैसे
संपूर्ण जंगल है ना, उसका अध्ययन किया है समिश्र अर्थशास्त्र, और जब एक पेड़ का अध्ययन व्यक्तिगत अर्थशास्त्र। ठीक है। आर्थिक वस्तु से क्या अभिप्राय है? आर्थिक वस्तु से क्या अभिप्राय है? भाई सीधी बात है, जिन वस्तुओं का अपना मूल्य होता है, जिनमें दुर्लभता का गुण होता है, जब दुर्लभता होगी, सीमितता होगी, तो वस्तु का मूल्य भी होगा। ऐसी समस्त वस्तु आर्थिक वस्तु कहलाएगी। ठीक है। आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? आर्थिक क्रिया, ठीक है, वह क्रिया जो धन कमाने के लिए की जाती है, जिसका लक्ष्य अथवा उद्देश्य धन कमाना होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे पंडित जी हैं और पूजा कर रहे हैं, किसी के घर जाके यज्ञ कराते हैं, वैवाहिक संस्कार को कराते हैं, यज्ञ को पवित्र कराते हैं, है ना, और बहुत सारे कार्य करते हैं। तो उसे हम पंडित जी चूंकि आय प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं इस क्रिया को, तो ये आर्थिक क्रिया कहलाएगी। हम उपभोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, विनिमय करते हैं, वितरण करते हैं, राजस्व संबंधी क्रियाएं करते हैं, ये समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे एक मजदूर है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और बाद में उसको मजदूरी मिलती है, वो आर्थिक क्रिया है। समझ गए? एक ही क्रिया अनार्थिक और आर्थिक हो सकती है। अर्थात जैसे हमारा एक पुराना स्टूडेंट है और वो विद्यालय में आता है, बहुत अच्छा प्लेयर है वॉलीबॉल का, वो विद्यालय में आता है, बच्चों के साथ खेलता है और बच्चों को खेलना सिखाता है, लेकिन उसे कोई आय प्राप्त नहीं होता। ठीक है। तो उसका ये जो कार्य है अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। और हमारे कॉलेज के फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, वो भी बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों को खेलना सिखाते हैं, बदले में उनको आय प्राप्त होती है, तो उनके द्वारा किया गया यही कार्य आर्थिक क्रिया कहलाएगी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया के प्रकार देखिए। तो आर्थिक क्रिया यानी उपभोग से संबंधित, उत्पादन से संबंधित, विनिमय से संबंधित, वितरण से संबंधित, राजस्व से संबंधित, अर्थशास्त्र के 5 विभाग है और यही 5 विभागों की संबंधित क्रिया यानी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। 5 विभाग है। साधनों से क्या अभिप्राय है? संसाधन, यानी कि उत्पादन को करने के लिए हमें आगत यानी इनपुट लगाने पड़ते हैं, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहस है। जब इन संसाधनों का हम प्रयोग करेंगे तभी वस्तु का उत्पादन होगा। तो वस्तु के प्रयोग में, उत्पादन में प्रयोग की जाने वाले जो भी वस्तुएं हैं, उनको हम उत्पादन के साधन या संसाधन कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और कल से आपको हम 1 घंटे का वीडियो बना के देंगे। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। किसी भी कार्य को शुरू करने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ी कठिनाई होती है। अभी वीडियो वगैरह है रात का, तो मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप निरंतर चैनल पर बने रहें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए अगर पसंद आया तो। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। आप देखते रहिए, बार बार सुनिए, याद करिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।